क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखते हैं शिक्षण वृद्धि का। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? मतलब इम्प्रेसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे कि उसके अधिगम में अभिवृद्धि हो। तो कौन कौन से उपाय हैं? पहला है शिक्षार्थी की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियों में विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करना, ये सही है। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम साझा करने के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। कक्षा में व्यंग्य या कटाक्ष और चेष्टा प्रदर्शित करने की अनुमति देना, ये गलत बात है। विश्वास एवं सहयोग आधारित शिक्षा के उदाहरण को प्रोत्साहन देना, सी हटा दो, बाकी सब सही। तीसरा ABD, मतलब कि हमें कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग उत्तर देना है, यही शिक्षण अभ्यर्थी है, कुछ नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ है ही नहीं। अगर फैक्ट ना पूछा जाए, कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग के मेथड से किया जाए, तो हमें नहीं लगता कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इसमें बीट खा जाए, राइट। तो वह अगर देखें व्याख्या में, तो कक्षा में प्रेरणात्मक वातावरण में कड़ी मेहनत तथा लगातार व कठिन अभ्यास व प्रयास के महत्व दिया जाता है। इसके लिए छात्रों को कठिन परिश्रम के लिए तमाम तरीके से हैं। हम कुछ उपाय इसमें दिए गए हैं, वही हैं। अतिरिक्त वाले देख लेते हैं। कक्षा में सामान्य साधारण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों की समरूपता बनी रहे। एक निश्चित समय पर छात्रों को करते रहना चाहिए, राइट, जैसे कि उनका मन बहला रहे या अभिप्रेरणा या इफेक्टिवनेस बरकरार बनी रहे, प्रभाविता जैसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्निहित स्मृति के प्रकार कौन से हैं? इम्प्लिसिट मेमोरी के टाइप बताना है। तो सिमेटिक या प्रोसीजरल, प्राइमिंग या एपिसोडिक मेमोरी, या क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट। आर्थी स्मृति, कार्यविधिक स्मृति, प्राइमिंग, संयोगिक स्मृति या शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। तो देखते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है। इसमें बताया गया है कि BCE, A और D को हटा करके BCE को इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है। BCE मतलब कार्य विधिक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी, प्राइमिंग C और शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट। आरती सिमेंटिक मेमोरी और इपिस्टेमिक मेमोरी को हटा दिया जाए तो हमारा इम्प्लिसिट मेमोरी आएगा। कार्य विधिक स्मृति, प्राइमिंग और शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अंतर्निहित स्मृति में सभी अचेतन स्मृतियों के साथ साथ कुछ एकताएं और कौशल भी शामिल होते हैं। जैसे दीर्घकालिक प्रकार की स्मृति जो स्पष्ट स्मृति के बिल्कुल विपरीत होती है, अंतर्निहित स्मृति कहलाती है। इसे अघोषित स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार की स्मृति के लिए सचेतन विचार की आवश्यकता नहीं होती। कार्य विधिक स्मृति, प्राइमिंग, शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव स्मृति, सहचर या गैर सहयोगी स्मृति के प्रकार संवेदी होती है, अल्पावधि होती है और दीर्घकालिक होती है। तो हम देख लेते हैं। संवेदी तो हेप्टिक होती है, प्रतिध्वनि होती है, प्रतिष्ठित स्मृति होती है। अल्पावधि मतलब क्रियाशील होती है। दीर्घकालिक घोषणात्मक होती है और गैर घोषणात्मक। घोषणात्मक प्रासंगिक आ जाएगी, शब्दार्थ वैज्ञानिक आ जाएगी। गैर में घोषणात्मक में प्रक्रियात्मक आएगी, सहयोगी आएगी, गैर सहयोगी आएगी, प्राइमिंग आएगी, राइट। तो ये हमारे थे। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षण वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 1, सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है? जब हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे होते हैं तो इनके सुनने का कौशल जो है उसको विकसित करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? जैसे कि सभी बच्चे हम सीखेंगे कब? जब हमारा माइंड एकदम स्लेट की तरह होगा, मतलब खाली होगा, इम्पटी होगा, तभी हम सीख सकते हैं। नहीं तो कहेंगे हमें इनसे ज़्यादा आता है, हम क्या सीखेंगे? सुनेंगे कब? तो वही हमेशा सीखने और सुनने की एक कौशल भी है। सब न सुन सकते हैं न सीख सकते हैं, क्योंकि विकसित ही एक सही समय पे होता है। अगर उस सही समय पर आपको नहीं सिखाया गया, नहीं समझाया गया, नहीं बताया गया, तो शायद भविष्य में आगे आपको सुनने की क्षमता या धैर्यता कम हो सकती है। वही चीज़ें कह रहे हैं कि हमें कुछ भी सीखना, श्रवण कौशल जो विकसित करना होता है, वो उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? स्वरों का समूह है, या समस्या समाधान है, या फिश बॉल रणनीति है, या जिग्सा रणनीति है? तो ये फिश बॉल रणनीति है। फिश बॉल रणनीति हम किसे कहते हैं? फिश बॉल के अंदर छात्र सक्रिय रूप से एक विषय पर चर्चा करते हैं।
शेष बाउल के बाहर छात्र बातचीत को ध्यान से सुनते हैं। वे समूह चर्चा में योगदानकर्ता और श्रोता दोनों बनने का अभ्यास करने के लिए इनकी भूमिका को बारी बारी निभाते हैं। जैसे आज के डेट में जब हम डिबेट देखते हैं, चाहे एबीपी हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, तो उस पर देखो, अगर तो जिसकी बारी रहती है बोलने की, या सदन में आप चले जाइए, तो बीच में से ही कोई कभी कभी इतनी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि अपनी बारी का इंतजार किए बिना ही चिल्लाने या बोलने लगते हैं। तो वही चीज़ है, सुनने मतलब कि अपनी बारी का इंतजार हमें करना चाहिए, वही है श्रवण कौशल। राइट, नेक्स्ट है और फिर बॉल वार्तालाप संवाद का एक रूप है जिसका उपयोग को समूह में विषय चर्चा करते समय किया जा सकता है। फिर बाउल वार्तालाप का उपयोग कभी कभी गैर सम्मेलन जैसे सहयोगी आयोजन में किया जाता है। राइट, फिर अब आगे चैनल नंबर 4, 5, 6, 7 अगर ध्यान से सुने होंगे तो हम यहाँ पर फटाफट सबका आंसर दे देंगे। चैनल नंबर 4 पे कौन था, चैनल नंबर 5 पे कौन था, 6 पे कौन था, 7 पे कौन था, इसी पे। जैसे सबसे पहले हम क्या किए थे, लैंग्वेज को जाने थे, लैंग्वेज सीख लिए, उसके बाद क्या जाने, हिस्ट्री जाने। तो प्रबंधन 1, 2, 3, 4 तक है ही नहीं, 3 हिस्ट्री जान ले, तो उसके बाद किए गए कौटिल्य विधिक हमारा लास्ट में आएगा शायद, या प्रबंधन, नहीं विधिक के बाद लीगल आ जाता है तो हम प्रबंधन पे जाते हैं। राइट, तो विधिक पहले आएगा, प्रबंधन बाद में आएगा, मतलब 4 के पहले 1, कुछ इसी तरह से देखें तब भी हम इसको मिला सकते हैं। ये 3 में आ रहा है, ये चैनल नंबर 1 3 सारस्वत, चौथा सारस्वत पे जाएगा और 5वां हमारा जाएगा प्रबंधन पे, नहीं प्रबंधन पे नहीं जाएगा, पहले विधि का आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। ये चैनल में कौटिल्य अर्थ को मैनेज करेंगे, फिर 5 विधिक हो जाएगा, 6 प्रबंधन हो जाएगा, 7 सारस्वत। देख लेते हैं उत्तर ही, चैनल नंबर 4 सारस्वत जाएगा। राइट, और चैनल नंबर 5 हमारा प्रबंधन जाएगा, चैनल नंबर 6 हमारा वैदिक जाएगा, चैनल नंबर 7 हमारा कौटिल्य जाएगा। 4 सारस्वत, 5 प्रबंधन, मतलब प्रबंधन और विधिक, हम कह रहे प्रबंधन पहले आएगा, फिर विधिक आएगा, फिर 7 कौटिल्य। ठीक, इसी तरह याद कर लें, सारस्वत, प्रबंधन, विधिक, कौटिल्य, 3, 1, 4, 5, 2। ठीक, चैनल नंबर 4 हमारा सारस्वत हो गया। यहाँ से फिर याद कर लेते हैं अभी हम, 10 यहाँ है। जैसे हम पहले भाषा और साहित्य को सीखेंगे, एक वागीश आ जाएगा, उसके बाद कला, इतिहास, इतिहास भी हम 2 लाए थे, 2 आ जाएगा। फिर हम समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रबोध में आएंगे, 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर शिक्षा, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान में आएंगे, तो सारस्वत में आएगा। फिर सारस्वत हमारा यहाँ पर चैनल नंबर 4 ही है। तो जब शिक्षा, गृह विज्ञान आ जाएगा, प्रबंधन पे जाएंगे, पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान पे। प्रबंधन के बाद हम कानून पे आएंगे, और इसके बाद फिर जब कानून आ जाएगा तो हम अर्थशास्त्र में आएंगे, क्योंकि कानून से जो कमाएंगे वो हम गणित में यूज करेंगे। ठीक, फिर है आर्यभट्ट, भौतिकी विज्ञान, तो कौटिल्य हो गया अर्थशास्त्र वाला, फिर आर्यभट्ट भौतिकी विज्ञान, गणित समाधान। अर्थ से हम जब हमारे पास पैसा आने लगे, उसको जोड़ने के लिए गणित चाहिए, भौतिक विज्ञान चाहिए, तो ये इस पे आएंगे। तो ये जब हो जाएगा तो ऐसे समझ लो, भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन जी सीख गया, तो हमें बचता है जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राण शास्त्र, स्पंदन पे आ जाएंगे। 9, 10 नंबर है अनुप्रयुक्त विज्ञान, संबंध, भौतिक, रसायन विज्ञान। इसके बाद इस पे हम अनुप्रयोग करेंगे जो ऊपर देखे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, चैनल नंबर 1 पे कब जाएंगे, वागीश पे। जो हमें भाषा और साहित्य सीखेंगे, उसको सीखने के बाद हम कला, जब भाषा साहित्य आ जाएगी तो हम कला करेंगे, या इतिहास को अपने जानेंगे, या संस्कृति को और बढ़ाएंगे, या इससे संबंधित विषय को जानेंगे। जब ये सब हो गया तो हम समाज के बारे में जानेंगे, राजनीति के बारे में जानेंगे, 3 नंबर पे आ जाएंगे, जिसे हम प्रबोध कहेंगे। फिर जब राजनीति और समाज आ गया तो हम गृह विज्ञान में आ जाएंगे, घर के अंदर के विज्ञान को जानेंगे, शिक्षा को जानेंगे, विज्ञान को जानेंगे, व्यक्ति के मन की आकांक्षाओं को।
जब ये सीख ले तो हम प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान, इन सबको एक पुस्तकालय में रखेंगे लेकर चल करके, ताकि और कोई भी सीखे तो ये प्रबंधन में आ जाएगा। फिर है विधिक, तो इसके बाद सब हो जाएगा ये सारा, तो हम कानून के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, कानूनी अध्ययन, मानव अधिकार में कानून सीख जाएंगे, इससे कमाएंगे कुछ, इससे कमाएंगे तो अर्थशास्त्र आ जाएगा, अर्थशास्त्र आ जाएगा तो इसको जोड़ने के लिए हमें गणित चाहिए, गणित आर्यभट्ट में आ जाएगा। चरण नंबर 8, जब हम गणित, रसायन, भौतिक पढ़ लेंगे तो हमारी बारी आती है जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणशास्त्र की पढ़ने की, इसको सीख लेंगे तो हम 10 में अनुप्रयोग कर देंगे। राइट, आई थिंक अब की बार याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैयक्तिक विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती? वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेज नॉट इफेक्टेड लर्निंग। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये तो इफेक्ट करती है, ऊंचाई ये नहीं इफेक्ट करेगी, पढ़ाई से ऊंचाई से हमें कोई लेना नहीं, लक्ष्य समूह से भी नहीं, आयु इफेक्ट करती है, क्योंकि सेंसरी मोड में, प्री ऑपरेशनल में, फिर रिफ्लेक्टिव टीचिंग जब करेंगे तो सारी चीज़ें आयु पर ही डिपेंड होंगी। रूप रंग, रूप रंग ये भी विशेष मायने रखता है। अगर हम डी हटा दें, आयु आयु रहेगा, रक्त समूह हटा दें और हाइट हटा दें, बी सी, बचता है ए डी ई। ए डी ई नहीं, ए तो रखता ही है, प्रभावित नहीं करती है, सांस्कृतिक नहीं करेगी, प्रभावित नहीं कर सकती, सांस्कृतिक करेगी, ऊंचाई नहीं करेगी, रक्त समूह नहीं करेगा, बी सी, और रंग रूप ई नहीं करेगा। तो बाकी हमारा ए करेगा, डी करेगा, बी सी नहीं करेगा, दूसरा राइट। ठीक, और इसमें हम देख लेते हैं वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन हेतु अनुष्ठान क्रम, रूब्रिक्स, अनुष्ठान क्रम को रूब्रिक्स कहते हैं। प्रयोग का लाभ निम्नलिखित में कौन सा है? ग्रेडिंग की महत्तर सुगमता, या ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता, या बढ़ी हुई व्यक्तिपरकता, या महत्तर परीक्षण सुरक्षा। तो ये हमारी ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता है। मूल्यांकन हेतु अनुष्ठान क्रम जो है वो ग्रेडिंग में बढ़ी हुई सुसंगतता को ही दिखाता है। राइट, मूल्यांकन हेतु अनुसंधान क्रम रूब्रिक्स के प्रयोग का लाभ यह हुआ है कि ग्रेडिंग में सुसंगतता बढ़ी हुई है। रूब्रिक्स एक प्रकार की स्कोरिंग मार्गदर्शिका है जो कि असाइनमेंट के लिए विशिष्ट घटकों और अपेक्षाओं का आकलन स्पष्ट करती है। रूब्रिक्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट जैसे शोध पत्र, समूह परियोजनाएं, पोर्टफोलियो तथा प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। इसके 3 भाग हैं, प्रदर्शन मापदंड, रेटिंग स्केल, संकेतक। मतलब कि हम इसको मूल्यांकन करने में यूज कर सकते हैं। रूब्रिक्स आने से उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते, अपने मूल्य को नहीं डाल सकते, अच्छा है। राइट, आई थिंक ये। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 शिक्षण आवृत्ति का है। हम सारे जो 2023 में 18 सेट हुए हैं, 18 सेट का हल करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल और केवल शिक्षण वृत्ति। और आप इसको ध्यानपूर्वक ये भी देखिएगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके से पूछे जाए। आई थिंक बड़े नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं होता है, केवल एक सामान्य नॉलेज हमें होनी चाहिए। हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, खासकर शिक्षण वृत्ति में भी हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम 10 यूनिट तक जाएंगे। कोशिश हमारी रहेगी एक दिन में पूरी यूनिट छोटे छोटे वीडियो के रूप में कवर हो जाए। राइट, नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक, अन्वयन, क्रियात्मक और सहयोग के द्वारा घटित होता है। कथन 2 है, वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल है। तो पहला कह रहा है कि वाइगोत्स्की जो कहे हैं अधिगम सामाजिक, अन्वयन, क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है, ये तो सही है। सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन के द्वारा ही अधिगम होता है। ठीक, और दूसरा है वाइगोत्स्की इसके फोल्डिंग में विद्यार्थियों की समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल होता है। अभी ध्यान से सुने हो तो इसके फोल्डिंग में यही चीज़ वहाँ पर नकारात्मक थी कि हम सभी विद्यार्थियों को समस्या के सभी उत्तर समाधान प्रदान करना शामिल है, ऐसा नहीं है इसके फोल्डिंग में। राइट, फिर से पढ़ लेंगे। तो हमारा कथन एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। तो वही बताए हैं कि अधिगम सामाजिक, अन्वयन, क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होती है। इनका मानना था अधिगम 3 अलग अलग चरणों में, ये संज्ञानात्मक, मौद्रिक और सामाजिक सांस्कृतिक में होता है। ये भी याद करने वाली चीज़ है। और जबकि इसके फोल्डिंग में देखते हैं, इसके फोल्डिंग हम उसे कहते हैं जैसे विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना, ये तो गलत है।
इसके फोल्डिंग ऐसा सिद्धांत है जो एक अधिक सूचित व्यक्ति की मदद से एक छात्र की जानकारी सीखने में क्षमता पर केंद्रित है। जैसे वाइगोस की 3 बुनियादी आवश्यकताएं बताए हैं। पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा है इसके फोल्डिंग, तीसरा है दूसरों से अधिक जानकार अन्य। ठीक, ये नेक्स्ट, इसके फोल्डिंग केवल और केवल आपको सहायता करती है, कहने का मतलब ये है बस, राइट। नेक्स्ट है कौन से कारक अधिगमकर्ताओं के अधिगम को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक संरचना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विद्यालय के प्रकार, सब के सब होंगे। अगर हमारा फैमिली स्ट्रक्चर सही होगा तो हमारी अधिगम में उसी तरह सुधार होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति सही होगी तब भी सही होगा। मतलब सामाजिक आर्थिक मतलब किस समाज से आते हैं, या किस आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, या आपकी पृष्ठभूमि कैसी है, कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, बहुत सारे। टाइप ऑफ स्कूल, विद्यालय प्रकार कौन से हैं, मतलब आजकल तो एकेडमिक भी है, प्राइमरी भी है, टॉप स्टैंडर्ड विद्यालय, मतलब तमाम तरीके से। तो ये सब तो जाहिर सी बात है प्रभावित करेगा। चारों नंबर ABCD। समानता सीखने की प्रभावशीलता, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, प्रेरणा, सीखने के माहौल तथा साथियों के दबाव सहित आंतरिक और बाहरी कारकों प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ अन्य कारकों में भावनाएं, अभिरुचियां, दृष्टिकोण, विश्वास मूल सीखने के अधिगमकर्ता को। तो कुछ इस वही दिया गया है, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विद्यालय प्रकार। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल। तो पोर्टफोलियो मूल्यांकन में क्या क्या शामिल होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध, ये गलत है। केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर ध्यान देना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में तथा जारी अधिगम लक्ष्यों को निर्धारित करने में शामिल करना, या अधिगम के संदर्भ में भावी भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। देखते हैं उत्तर। उत्तर CD तो कन्फर्म था, ई भी है। CD तो इसमें है, ई कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ई भी ऊपर होगा इधर, यहाँ पर है मूल्यांकन एवं शिक्षण के अधिगम को संबंधित करना, CD। तीसरा हमारा सही है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन एक विशेष क्षेत्र या ज्ञान के कौशल और दृष्टिकोण के विकास की निगरानी के लिए शिक्षा और छात्र द्वारा उपयोग किए जाने वाला साक्ष्य का व्यवस्थित संगठित संग्रह है। तो इसमें शामिल क्या क्या है, वही विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करना शामिल है। अधिगम के संदर्भ में भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना शामिल है। मूल्यांकन एवं शिक्षण के अधिगम को संबंध करना शामिल है। छात्रों के चिंतन को बढ़ावा देना, स्वयं निगरानी करने में से संबंध है। छात्रों को सीखने प्रमाण प्रदान करना और इसे सीखने के लिए मूल्यांकन के रूप में उपयोग करना इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगात्मक अधिगम में किस रणनीति से श्रवण कौशल विकसित होता है। अभी जस्ट पीछे हम इसको पढ़ के आए हैं। फिशबॉल या स्वरों का समूह, या जिक्सा रणनीति, या प्रकरण अध्ययन। तो फिशबॉल मेथड ही है हमारा, जो कि हमें श्रवण कौशल में विकसित हमारा अधिगम सहयोगात्मक अधिगम विकसित करता है। जैसे अगर बात करें तो इसमें विद्यार्थियों की आंतरिक और बाहरी वृत्ति में भी विभाजित किया है। जैसे कि पहला आंतरिक घेरे या फिशबॉल, जिसमें छात्र चर्चा करते हैं। दूसरी बाहरी घेरा, जिसमें छात्र चर्चा सुनते हैं तथा संबंधित नोट लेते हैं। यह आकर्षक और छात्र केंद्रित रणनीति समूह चर्चा कौशल विकसित करते हुए जटिल पाठों में विचारों के समूह पैदा करता है। इस प्रकार फिशबॉल चर्चा समूह को सुविधाजनक बनाने की रणनीति। फिशबॉल चर्चा में फिशबॉल के अंदर छात्र सक्रिय रूप से एक विषय पर चर्चा करते हैं। फिशबॉल के बाहर से के छात्र बातचीत को ध्यान से सुनते हैं। मतलब कि सुनने और समझने जो श्रवण शक्ति होती है वो फिशबॉल मेथड पे ही आधारित होती है। इसको हमें मना नहीं कर लेना चाहिए, राइट। थैंक यू गाइस।